गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेबर लॉज। लेबर लॉ में कई लॉज हैं, तो आज हम लोग 10-12 एक्ट के ऊपर जो लेबर रिलेटेड है उसी पर चर्चा करेंगे। स्पेशली जो फ्रेशर हैं, कोई भी डिग्री प्राप्त करने के बाद वो मार्केट में नौकरी वगैरह ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उनको और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ जो लेबर लॉज रिलेटेड है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, जानकारी प्राप्त नहीं होने के अभाव में वो सही ढंग से वो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में थोड़ा द्विधाग्रस्त रहते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं कि एक्चुअली कॉस्ट टू द कंपनी, जिसको हम लोग सीटीसी कहते हैं, वो क्या होता है। सीटीसी 15,000 20,000 होता है, लेकिन उसको सिर्फ अगर सीटीसी 15,000 है तो उसको 9,000 या 8,000 मिलता है। इतना कटौती किस लिए होता है, किस किस मद में कटौती किया जाता है, इन सब जानकारी की अभाव रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, लेबर लॉज जो है, राइट टू प्रोटेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। लेबर लॉज को बनाया गया कि एम्प्लॉयज की राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जैसे अभी हमने चर्चा किया सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी, और नेट सैलरी, और यानी हाथ में जो मिलता है, यानी सैलरी जो कॉस्ट टू द कंपनी वो कुछ अलग होता है। मान लिया जाए 15,700 है, लेकिन उसको नेट सैलरी जो है 10,700 मिल रहा है। तो ये 5,000 रुपये का जो डिडक्शन हुआ बीच में, ये किस किस मद में हुआ, ये जानना जरूरी है। तो आज जो हम लोग जिस एक्ट की चर्चा करेंगे, हो सकता है कि अगले 1 आध साल में ये एक्ट जो है कोड में बदल जाए, उसका नाम बदल जाए, लेकिन आपके जो कंटेंट है, आपके एक्ट के जो मेन जो विषय है, वो नहीं बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक मिनिमम वेजेस एक्ट। ये एक्ट ऐसा एक्ट है जो कोई भी एम्प्लॉय इससे कम सैलरी या कम वेज आपको दे नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपना एग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के भेद में, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच जो एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम लोग कहेंगे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो है साइन करने के पहले ये ध्यान रहे कि मिनिमम वेजेज हमको मिल रहा है कि नहीं। दूसरा एक्ट जो है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। ये क्या है कि आपको जैसे पेमेंट, कि आपका पेमेंट का मद कैसा होगा, किस तरह का होगा, आपको ऐसे इस एक्ट के अंतर्गत जैसे बताया गया कि 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट करना है। आपका कोई एम्प्लॉय 2 महीना 3 महीना तक भी पेमेंट नहीं कर रहा है, आपका सैलरी है, आपकी मजबूरी है, नौकरी करना है, अप्रैल है, लेकिन आपको नियम के तहत जो है वेरी नेक्स्ट मंथ आपको 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर देना है। तो दैट इज द कॉल्ड द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब एक यहाँ पे एक मेरा डिस्क्लेमर देना जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स, कि चूंकि आज हम लोग 10-12 एक्ट को एक ओवरव्यू जानेंगे। एक एक एक्ट 100 पेजेस के एक्ट है, उससे भी ज़्यादा है। तो उस एक्ट के सारे विषय को 1 मिनट में समराइज करना या आप लोग के पास सामने प्रस्तुत करना संभव नहीं है। ये क्या है, खाली एक ओवरव्यू है। बाकी जो है इसको डिटेल्स अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए आपको खुद पहल करना होगा, इस एक्ट को आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो एक्ट है वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने एक अकाउंटेंट को हायर किया, उनको जो है सैलरी दे रहे हैं 15,000 रुपया पर मंथ, और उसी सेम पोस्ट में वही अकाउंटेंट, वही क्वालिफिकेशन, सारा कुछ, एक फीमेल अकाउंटेंट को अपॉइंट किया और उनको दे रहे हैं 12,000। तो इस एक्ट में कह रहा है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आइदर कास्ट, जेंडर, किसी भी तरह से जो है नहीं किया जा सकता।
क्योंकि सेम पोस्ट सेम काम के लिए एक ही रिम्यूनरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द इक्वल रिम्यूनरेशन सैलरी। इसमें जो है अभी हम लोग कॉस्ट टू द कंपनी बार बार चर्चा कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि 3 कंटेंट होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेजेज रेट, कि हमारे वेजेज रेट क्या होगा, अगर हमारे डेली वेज है या कोई भी लेबर है या एम्प्लॉइज है, कि पर डे उसकी सैलरी या वेज कितना है वो देखना है। दूसरा है कॉस्ट टू द कंपनी। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कॉस्ट टू द कंपनी बहुत ज़्यादा होता है, और नेट वेज आफ्टर द डिडक्शन जो मिलता है वो नेट वेज होता है। तो कॉस्ट टू द कंपनी एक्चुअली होता क्या है? कॉस्ट वाली कंपनी कि कंपनी ने जो आपको पेमेंट करता है, इसके अलावा आपको जो अदर सुविधा देते हैं, अदर सुविधा मान लिया हो सकता है कि आपके लिए वो एसी प्रोवाइड कर रहा है, तो एसी का कॉस्ट भी वो जोड़ सकता है। क्योंकि कॉस्ट टू द कंपनी का कोई लीगल डिफिनेशन नहीं है, इसलिए उसको जो है वो कुछ भी हो सकता है कॉस्ट टू द कंपनी में जो आपके बिहाफ में कंपनी खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है तो वो भी जोड़ सकता है, आपको जो बोनस देता है वो भी जोड़ सकता है, आपको जो ग्रेचुटी का जो पार्ट है पर मंथ करके जो टोटल ग्रेचुटी आपको लमसम मिलेगा तो उसका पर मंथ के हिसाब से उसको भी वो कॉस्ट टू द कंपनी में जोड़ दिया। तो इस तरह का जो भी चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जाता है उसको वो जो है कॉस्ट टू द कंपनी में जोड़ सकता है। बीच में हमारे रहते हैं वेजेज रेट, और लास्ट में जो आफ्टर द डिडक्शंस जो आपको हाथ में मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं नेट वेज, यानी कैश, आपको कैश हो या आपके अकाउंट में जो पैसा जाता हो, यानी नेट जो सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, दैट इज नेट वेज। अब नेक्स्ट एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। प्रोविडेंट फंड में जो है एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन 12% जो है बेसिक प्लस डीए। मान लिया जाए आपका जो है बेसिक 10,000 रुपया है और डीए मान लिया जाए कि आपका नहीं है, डियरनेस अलाउंस नहीं है, तो सिर्फ 10,000 है, तो 10,000 का 12% आपके कंट्रीब्यूशन होगा, यानी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा 12 + 1% यानी 13%। ये कटा जाएगा और दोनों को फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद एम्प्लॉयर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है पीएफ ऑफिस में जमा कर दे उनके अकाउंट में। तो इस तरह का जो है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, और सर्टेन पीरियड के बाद जो आपको जो है इस पीएफ को निकाल सकते हैं। तो पीएफ अभी जैसे हम लोग डिस्कस किए, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12 + 1%, यही पीएफ जो आपके बिहाफ में पेड कर रहा है कौन एम्प्लॉयर, ये इसको जो है कंपनी कॉस्ट टू द कंपनी में जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्या एक्ट जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। आपके बिहाफ में अगर आपकी सैलरी 21,000 प्लस है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इसमें लागू हो जाएगा, और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के एक जो है कंट्रीब्यूशन जो है जमा होगा एम्प्लॉयज, इससे आपको इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। और जो है नेक्स्ट जो एक्ट है बोनस एक्ट 1965। स्टैट्यूटरी बोनस, आपको लगता है कि जब भी किसी आदमी को बोनस मिलता है, बोनस के नाम सुनते ही एकदम खुशी आ जाता है, साल में एक बार जो है बोनस मिलता है तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा 1 महीना 1.5 महीना का आपको सैलरी मिल गया। आपका अगर सैलरी 20,000 है तो उस महीना में आपको 40,000 मिल गया, तो जाहिर सी बात है खुशी होता है। तो यहाँ उस तरह का अनुकंपा नहीं है कि आपको वो चैरिटी में दे दिया, ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है। और ये स्टैट्यूटरी राइट क्या है? बोनस एक्ट 1965 में स्टैट्यूटरी बोनस मिनिमम बोनस लिमिट है 8.33%, ये भी आपको कॉस्ट टू द कंपनी में जोड़ा जा सकता है। तो 8.33% जो बोनस जो है ये क्या है? ये मिनिमम रेट है। अगर कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाता है तो ऐसे सिचुएशंस में आपका बोनस 20% हो सकता है, 20% तक हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है आपको जैसे ही सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है, साइन करते हैं, उसी समय आपको लिख दिया जाता है कि 8.33% बोनस, लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। 8.33% बोनस जो है वो मिनिमम बोनस है, ये मैक्सिमम नहीं। नेक्स्ट जो एक्ट है वो ग्रेच्युटी एक्ट, जिसको हम लोग आभार करते हैं। आप एक लंबे समय तक काम करते हैं, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नाम से जानते हैं इसको।
तो 1972 ग्रेचुटी एक्ट का जो मेन क्राइटेरिया है कि आपको उसी कंपनी में या उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 5 इयर्स आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मिनिमम 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो ये जो कंपनी क्यों देता है, इसलिए या ऑर्गेनाइजेशन क्यों देता है कि एक लंबे समय आप उसमें बिताए हैं, उसके बाद आप कहीं चले जा रहे हैं या आपका कुछ रिटायर हो गए, तो आपको ग्रेचुटी एक लमसम एक अमाउंट जो है देना होगा। वो ग्रेचुटी एक्ट के जो है के अनुसार कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एक्ट है वो प्रोफेशनल एक्ट। ये प्रोफेशनल एक्ट क्या है? प्रोफेशन एक्ट। तो प्रोफेशन एक्ट के अंतर्गत जो है प्रोफेशनल चार्जेस कटते हैं। हाँ, इसमें प्रोफेशनल फी, इसमें ये जो है आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होता है। इसका मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन लिमिट 2500 है। आपके सैलरी के स्लैब रेट में 175 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, इस तरह 2000 और 2500 रुपया मैक्सिमम। 2500 रुपया से ज़्यादा आपका प्रोफेशनल टैक्स नहीं कट सकता है। तो प्रोफेशनल एक्ट यही बता रहा है, ये इसको गवर्न करते हैं हमारे आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो है लेबर वेलफेयर फंड। ये लेबर वेलफेयर फंड क्या होता है? एक साल में आपको साल में 2 बार या एक बार जो है आपको एक छोटा सा अमाउंट 6 रुपया 12 रुपया आपको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आपके वेलफेयर के लिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं तीर्थ यात्रा करना जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको जो है आपको कंट्रीब्यूशन देंगे, आपको योगदान देंगे कि भाई इतना अमाउंट दिया, आप जाके एक बार घूम के आइए। या आपका जो है बाल बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं तो उस ग्राउंड को देखने के लिए इस तरह का दिया। लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकली इस तरह का हो पाना संभव नहीं होता है। ये मान के चलिए कि आप एक जो है वेलफेयर फंड, यानी इस फंड में एक चंदा के रूप में आप दे देते हैं। यही है लेबर वेलफेयर फंड। नेक्स्ट जो एक्ट है वो शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। ये शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है कि आपके जो कितनी हॉलीडे होगा, आप जानते हैं अर्न लीव, कैजुअल लीव तो सिक लीव, ये सारे लीव की जो सेग्रीगेशन है, टोटल आपको कितना लीव मिलेगा, 32 मिलेगा, 24 मिलेगा, उसमें से कौन सा आप इनकैश कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ से मिल जाएगा? शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, यानी हॉलीडे का आपका डिटेल्स बनेगा। इसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि कहीं कुछ डिस्प्यूट होता है, आपको वो छटनी करना चाहता है, आपको वो टर्मिनेट करना चाहता है, तो ऐसे ही हवा में बात करके छाट नहीं सकते। डेफिनेटली उसका एक प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर को फॉलो करना होगा, आपको शोकॉज करना होगा, नोटिस किया जाएगा, आप उन शोकॉज का जवाब देंगे, फिर क्या रीज़न है वो भी उसका बताया जाएगा, तब जाके आपका वो छटनी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। इसके अलावा फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट खासकर महिलाओं के लिए 26 वीक्स पेड लीव के लिए है अभी तो, और जेंट्स के लिए भी आपका जो है मैटरनिटी लीव की प्रावधान कर दिया गया है। तो अभी जो है जेंट्स भी यानी पुरुष भी जो है मैटरनिटी लीव यानी पैटर्निटी लीव कहेंगे उसको हम लोग, पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ये दिया जाता है। अगर मैटरनिटी बेनिफिट है तो आप जब डिलीवरी के समय जो है ESI जो आपके सारा चीज़ पेमेंट करेंगे, उनकी जो डिलीवरी के समय के जो भी खर्चाज है यानी। तो इसके इस तरह जो है हम लोग देख लिए कि किस तरह का जो है हमारे लेबर लॉज में कितने सारे लेबर एक्ट है, इसका हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो है कई यूजर का जो सवाल है कॉस्ट टू द कंपनी, इनको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने के लिए, तो प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं। मान लिया जाए कि बेसिक आपका 10,000 रुपया है, तो बेसिक में आपका 12% कंट्रीब्यूशन 12+1% 13% कंट्रीब्यूशन आपका दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो वो जो जोड़ा जाएगा 10,000 प्लस PF प्लस स्टेट इंश्योरेंस का प्लस प्रोफेशनल टैक्स प्लस ग्रेचुटी प्लस लीव इनकेसमेंट, तो ये सब जोड़ के मान लीजिए 10,000 के जगह आपका 15,000 हो गया। तो 15,000 जो हो गया दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट टू द कंपनी।
इनमें से जो डिडक्शन, मान लीजिए आपको 4,000 रुपया डिडक्ट कर लिया, मान लीजिए इनकम टैक्स आपका डिडक्शन कर लिया, टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपको मिला 15,000 में आपका 11,700 रुपया। तो ये 11,700 को हम लोग कहेंगे नेट टू द कंपनी। तो आपका बेसिक जो है ये बेसिक हो गया, और दूसरा जो है जितने भी एक्स्ट्रा कॉस्ट को जोड़ा उसको जोड़ के 15,000 जो बना, इसको कहेंगे हम लोग कॉस्ट टू द कंपनी। और आफ्टर डिडक्शन आपको नेट में जो 11,700 मिला, इसको हम लोग कहेंगे नेट पेमेंट, यानी नेट सैलरी, यानी सैलरी इन द हैंड। तो होप सो कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगला वीडियो।